राम राम भाई, सारे भाइयों को राम राम। भाइयों, अगर किसी को आज की जो चर्चा है इसके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखना हो तो मैंने दो तीन ग्राफ अपने उस पे प्रोफाइल पे, इंस्टा प्रोफाइल पे ऐड करे हैं। तो अगर कोई भाई अगर थ्योरी वगैरह में इंटरेस्टेड रखता हो इसमें, यमनाया और जो इंडियन जो कनेक्शन है, तो वो उन ग्राफ्स पे एक बार नजर डाल सकता है। तो आज की जो चर्चा का विषय है वो, हम इसमें थोड़ा यमनाया जो लोग होते थे जिनके काफी अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से करेंगे। क्योंकि बहुत बार जो बाहर के विद्वान होते हैं वो यमनाया के बारे में जो चर्चा करते हैं, जो उनका जो एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है ना, वो इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है मैच करता है। वो अपने हिसाब से मतलब जब यमनाया की थ्योरी देते हैं या इनके बारे में बात करते हैं, इनके विस्तार के बारे में बात करते हैं, तो वो अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं। तो इसमें जो है ना, हम इंडियन पर्सपेक्टिव से आज डिस्कशन करेंगे थोड़ा। तो ये है आज की चर्चा का विषय में। तो इसमें आज का जो ये सत्र है, मतलब आज का जो ये सेशन है हमारा इंस्टा पे लाइव, इसका जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जितने भाई उस टाइम जुड़ रहे थे उनको बता रहा था मैं थोड़ा बैकग्राउंड कि आज हम यमनाया पे डिस्कशन करेंगे। ये जो यमनाया जो लोग हैं, ये लगभग 3000 ईसा पूर्व जो है, ये इनके अवशेष मिलते हैं 3000 ईसा पूर्व के आसपास से। और अधिकतर जो ये अवशेष मिले हैं ये कैस्पियन सी से थोड़ा उत्तर की दिशा में मिले हैं। तो जो कैस्पियन सी है ना, जो ईरान के बिल्कुल उत्तर में जाकर के लगता है। और जब से ये यमनाया के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ये काफी समय हो चुका है। इनकी जो साइट्स हैं वो आज से लगभग 70-80 साल पहले से उसके ऊपर पुरातत्वविद जो है काम करते आ रहे हैं। इनको यमनाया के अवशेष काफी सालों से मिल रहे हैं, 70-80 वर्ष से। तो इनकी साइट्स का पता लग चुका था 70-80 वर्ष पहले लगभग। और एक और बात जो बहुत ही रोचक है, जिस जिस क्षेत्र में ये यमनाया का विस्तार मिला है वहां पर जो है ना, एक तरह से बोस इंडिकस जो भारतीय गाय होती है और जो फ्लैट बैक वाली गाय होती है जो कि यूरोप वगैरह में ज्यादा आम है, इनका एडमिक्सचर जोन मिलता है जहां जहां पे यमनाया मिलते हैं ना। मतलब आप देखो यूक्रेन तक इनकी साइट्स हैं, यूक्रेन जो देश है बिल्कुल यूरोप के, पूर्वी यूरोप के अंदर है, वहां तक जो है ये भारतीय गाय का इंट्रोग्रेशन मिलता है। इंट्रोग्रेशन मतलब ऐसा प्रतीत होता है एविडेंस से कि यहाँ वाली गाय, हमारे वाली, वो वहां पर गई है और उसने वहां पर जो फ्लैट वाली गाय है ना, फ्लैट बैक जो यूरोपियन काउ है, बोस टोरस बोलते हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, बोस टोरस में इसने इंट्रोग्रेशन किया है हमारी वाली गाय में। और ये लगभग यमनाया का जो समय है ना, उसी समय से लगभग ये मतलब दिखने लग जाता है उनकी साइटों पे कि इस प्रकार का इंट्रोग्रेशन वहां तक पहुंच चुका है, यूक्रेन तक। तो इससे हमें अंदाजा लग जाता है कि ये यमनाया किस प्रकार की मटीरियल कल्चर के साथ घूम रहे थे तो चलो ये मध्य एशिया में, परंतु इनके पास मटेरियल कल्चर जो थी बहुत कुछ हमारे वाली थी, गाय हमारे वाली थी। जैसे वो उस गाय ने वहां पे इंट्रोग्रेशन बिक दिया। और उसके अलावा अगर आप देखोगे इनके ऊपर काफी सामग्री आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर भी, तो ये बहुत कुछ हमारे वाले काम करते थे, जैसे अश्वमेध का यज्ञ वगैरह करते थे ये लोग। इस प्रकार की बातें हैं। तो इनकी कल्चर बहुत ज्यादा वैदिक कल्चर से एक तो मेल खाती है। ठीक है, ये अश्वमेध वगैरह इस प्रकार के जो सेक्रीफाइस होते थे, घोड़े का सेक्रीफाइस और अश्वमेध या उस टाइप के अवशेष या प्रमाण इनकी साइट्स मिल जाते हैं जो यमनाया लोग हैं। और साथ में ही फिर दूसरी बात की जो हमारे वाली गाय है वो इनकी साइटों में पूरा ऐसे दिखाती है, मतलब उसका ऐसा प्रतीत होता है कि उसका इंट्रोग्रेशन हुआ है वहां दूसरे वाली बाहर वाली गायों के साथ में। तो इनका बहुत इस वजह से जो ये दो तीन कारण है, इनके कारण इनका भारतीय कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। फिर अब बात आती है कि यमनाया इंडो ईरानियन अगर चलो मान लिया जाए, जैसे कुछ और विद्वान भी है जिन्होंने ये बात कही है कि यमनाया शायद इंडो ईरानियन है, मतलब इंडिया या ईरान की जो सभ्यता है इंडो ईरानियन, जिसको पुराने समय में तो एक ही होती थी। ये तो चलो जब इस्लाम आया तो ईरानियन थोड़े से हमसे भिन्न हो गए, परंतु उससे पहले इंडो ईरानियन होती थी। तो इंडो ईरानियन जो सभ्यता है, अगर उसमें हम मान लें कि यमनाया यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो आगे फिर हमें देखना पड़ता है कि उनके जो दूसरे गुण हैं, उनके जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं हैं उनकी जेनेटिक्स में, वो ईरानियन से मैच करते हैं या किसी इंडियन लोगों से मैच करते हैं। तो वो जब हम देखते हैं जैसे लैक्टोज टॉलरेंस, तो लैक्टोज टॉलरेंस यमनाया में बहुत ज्यादा थी। लैक्टोज टॉलरेंस मतलब दूध पीने की, पचाने की क्षमता, तो इन लोगों में बहुत ज्यादा पाई जाती थी। और अगर हम आज की डेट में ईरान देखते हैं तो ईरान में ये इतनी नहीं मिलती है। ईरान में सिर्फ जो ईरानी अरब हैं जो थोड़े पश्चिमी साइड पे रहते हैं उनके अंदर है दूध पचाने की क्षमता, पर ईरान में अदरवाइज काफी हद तक ये कम है, इतनी ज्यादा नहीं है जितनी यमनाया में। तो कहाँ है फिर वो लोग इंडो ईरान के अंदर? ठीक है, इनका जो कनेक्शन है कहाँ है? तो अब हमारा जो डेटा है वो प्रासंगिक हो जाता है, इंडिया वाला डेटा, नॉर्थ इंडिया वाला। तो हाँ, तो बात ये है कि ईरान में लगभग जो है आज की डेट में यमनाया वाला जो लैक्टोज टॉलरेंस का डेटा है वो मैच नहीं होता। कुछ हद तक चलो ईरानी अरब से हो जाता है जो पश्चिमी साइड पे रहते थे, लेकिन बाकी अदरवाइज जो दूसरी ईरानियन जो कबीले या ट्राइब्स या बिरादरी है उनमें इतना ज्यादा मैचिंग नहीं है। तो वो मैचिंग है कहाँ, ये हमारा मुद्दा है।
तो इस वजह से अब हम इंडिया पे आ जाते हैं, इंडिया पे फोकस कर देते हैं। यहाँ पर अब हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव आ जाएगा इसमें, क्योंकि वो जो डेटा है यमुना का वो हमारे साथ मैच होता है भाइयों। हमने जो है ना 2008-9 में एक रिसर्च छापी थी कि द लैक्टोज टॉलरेंस एलील, मतलब कि दूध पचाने की क्षमता वाला जीन कह लो, वो जो है इंडियन और यूरोपियन हर्डर में वंश से समान है, वंश से समान, मतलब वंशानुगत समानता है उसके अंदर। मतलब जो जीन हमारे में है ना, हमारे जो इंडियंस जो मतलब दूध पचाने की क्षमता रखते हैं और जो यूरोपियंस में है, ये वंशानुगत समान है, यानी कि ये एक ही एंसेस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब चलो ठीक है, हमारे अंदर भी शायद हो सकता है कुछ और भी हो, यूरोपियंस के अंदर भी कुछ और एंसेस्ट्री भी हो इसके अलावा, परंतु ये जो खासकर दूध पचाने की क्षमता है, ये एक ही, इसका ओरिजिन सेम है दोनों में, इंडियंस में और यूरोपियंस में। तो ये हमारा पेपर था। और जो डाटा जब मैं बता रहा हूँ कि जो ईरान में लगभग एब्सेंट है, जो नहीं मैच कर रहा है उनका दूध पचाने की क्षमता वाला यमुना से, वो हमारे अंदर वो जो है रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। जो हमारे हरियाणवी, जो खासकर जो हमारा हरियाणा क्षेत्र है, यहाँ पर हमने हमारी जो स्टडी थी 2009 वाली इंडियन एंड यूरोपियन हर्डर वाली, उसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम जो इंडिया के अंदर जो दूध पचाने की क्षमता है वो यहाँ है। और उस स्टडी में हमने आइडेंटिफाई किया था हरियाणा की रोर इनके अंदर सबसे ज्यादा दूध पचाने की क्षमता है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमने वो आइडेंटिफाई किया था पूरे पाकिस्तान को भी मिलाकर के डेटा, अफगानिस्तान को भी मिलाकर, नेपाल को भी मिलाकर, तो इस पूरे ही बड़े क्षेत्र में ये था। और चलो हमारे पेपर में ईरान का डाटा हमने शामिल नहीं किया था, पर जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर हम आप हमारे डेटा को लेकर के ईरान से कंपेयर करें तो हमारा ईरानियन से अधिक है ये दूध पचाने की क्षमता वाला जीन, जो इसका प्रचलन हमारे अंदर ज्यादा है। और ये मैच कर जाता है यमुनाया से। इसका मतलब अगर यमुनाया इंडो ईरानियन बैकग्राउंड से है तो वो हमारे बैकग्राउंड से है रादर देन ईरानियन बैकग्राउंड से। और इसी कड़ी में जो है ना, मैंने 2-3 ग्राफ आज अपने इंस्टा प्रोफाइल पे थोड़ी देर पहले ही डाले थे कि इस सेशन में हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो उसी में आपको मैं पहला ग्राफ, अगर आप लोग भी मेरा प्रोफाइल देख पा रहे हो, उसमें जो फर्स्ट ग्राफ है ना, उसके अंदर आप देखोगे कि ये मैंने एक ग्राफ तैयार किया है जिसमें कि बहुत सी पॉपुलेशन है। इसमें बहुत सारी पुरानी पॉपुलेशन है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये याना जो है ये अपर पेलियोलिथिक और बहुत उत्तर में मिली पॉपुलेशन है, लगभग आर्कटिक में, नॉर्थ रशिया में। ऐसे ही गंजदारा जो है, इसमें गंजदारा इस एक और इसके अंदर आबादी जो दिखाई गई इस ग्राफ में, ये ईरान में पाई गई है, उत्तरी ईरान में। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्राफ हमने बनाया है। इसमें मेन बात यह है कि जो EHG है ना, इसके अंदर, इस ग्राफ के अंदर एक पॉपुलेशन आप देख सकते हो, EHG का मतलब ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर। तो ये जो यमुनाया लोग है ना, बाद में जो यमुनाया हुए, जो मतलब हमसे जिनकी कल्चर बहुत मैच करती है, उनमें EHG एंसेस्ट्री भी काफी थी। ठीक है, यमुनाया के अंदर जब हम मॉडलिंग करते हैं आज की डेट में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% EHG का अंश हो और 50% हमारे वाला अंश हो, ऐसा प्रतीत होता है यमुनाया के अंदर। जो यमुनाया का मॉडल है, ऐसा प्रतीत होता है 50% उसके अंदर ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर का अंश है और 50% हमारे वाला इंडियन, जैसे हरियाणा टाइप का, उस टाइप का। ठीक है, जो एंसेस्ट्रल हरियाणा जो कंपोनेंट आप कह सकते हो, वो है उसके अंदर 50। तो और अब आप हमारा मॉडल इसमें देखिए, जो हमारे लिए जो सही है वो है CHG हमारे अंदर है बहुत ज्यादा। इस ग्राफ के अनुसार CHG लगभग 80%, 20% लगभग रियांग, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो वॉरियर्स होते हैं या हंटर गैदरर होते हैं, उन टाइप का। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। और फिर इसी में से 68% गया हुआ है हमारे वाले में से ही, हमारे कॉम्प्लेक्स से, जो यहाँ पर रोड आप देख पा रहे हो, उसी में से 68% गया हुआ है EHG में, ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर में। यानी कि जो यमुनाया हुए उनके अंदर EHG के थ्रू भी हमारा कंपोनेंट जा रहा है और हमारे से डायरेक्ट भी जा रहा है, तो यानी वो हमारे, तो डेफिनेटली हमसे बहुत ज्यादा उनका संबंध है यमुनाया का। तो इस प्रकार से जो है ना, हम देख पाते हैं कि जो उनके अंदर ये सारी चीजें हैं, दूध पीने की क्षमता, प्लस वो दूध की डाइट ही ज्यादा रखते थे। इस बात पर भी रिसर्च हुई है कि यमुनाया लोगों की डाइट क्या थी। उनके डेंटल कैलकुलस को स्टडी किया गया। डेंटल कैलकुलस मतलब जो दांत वगैरह मिले थे उनकी साइटों से, उस डेंटल कैलकुलस में लोगों, मतलब साइंटिस्ट ने ये देखने का प्रयास किया कि उसमें किस प्रकार के प्रोटीन वगैरह हैं, तो वो दूध वाले थे, यानी कि वो दूध पे बहुत ज्यादा निर्भर थे, जैसे कि हमारी पॉपुलेशन से निर्भर होती है। हरियाणा के बारे में थोड़ा सा और आपको एक थोड़ी सी रोचक तथ्य देता हूँ कि यहाँ से बल्कि जो रामगढ़ भी पाकिस्तान साइड गए थे, जो मुसलमान राजपूत भाई थे हमारे, इसके बाद जो 1947 के बाद, वो भी दूध पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। क्योंकि जब हम उनका डेटा या उनसे आप बातें करते हैं, तो वो इस प्रकार का एनेक्डोटल डेटा हमें देते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जब वो जैसे भावलपुर टाइप के एरिया में गए, उनको शौक सा लगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा दूध वाली डाइट थी कि अचानक से वहां भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में मीट वाली डाइट वाले एरिया में आ गए, वहां सब मीट ही खाते थे, तो इनको बहुत बड़ा कल्चरल शौक लगा था। तो यानी कि हमारे एरिया का सिग्नेचर था, जो यमुनाया में भी पाया गया उनके डेंटल कैलकुलस से, कि वो दूध पे बहुत ज्यादा निर्भर थे। ये हमारे एरिया का एक सिग्नेचर है ऑलमोस्ट, इस प्रकार की डाइट, बहुत ज्यादा दूध वाली, दही वाली। हरियाणा के बारे में सब जानते हैं, देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, ऐसी कहावत है। इस कहावत के पीछे सच्चाई है भाई, मतलब ये कोई गलत कहावत नहीं है। तो गढ़तान साहब यहाँ पे एक बात पूछ रहे हैं, यवनों से कोई लेना देना नहीं यमुनाया का। यवनों से कोई लेना देना नहीं है भैया, इसमें जो है ना, मतलब यवन, तो आप यवन किसको कहेंगे, ग्रीक को, है ना। ग्रीक, यवन मतलब ग्रीक, जो अपने इंडियन लिटरेचर में, जो पुराणिक साहित्य में जो यवन का मतलब है ग्रीक।
तो ग्रीक से इनका कोई लेना देना नहीं है। ग्रीक में बहुत ज्यादा स्टेप नहीं है, अगर आप कंपेयर भी करेंगे तो ग्रीक में स्टेप वाली वो वंशानुगत समानता है नहीं, तो उनका कोई उनसे यवनों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे से ही है। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि डाइट से पूरा प्रूव हो जाता है, प्लस अश्वमेध यज्ञ ये करते थे। तो अश्वमेध यज्ञ का चलो हम कहते हैं कि इनके पास जो है पुरातात्विक प्रमाण है, हमारे पास क्या है, टेक्सचुअल प्रमाण। क्योंकि अश्वमेध की बात कहाँ होती है इस प्रकार की सेक्रीफाइस की, सिर्फ इंडियन टेक्स्ट में होती है। आपको बाहर दूसरे देशों की टेक्स्ट में इस प्रकार के सेक्रीफाइस के टेक्सचुअल प्रमाण नहीं मिलेंगे टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर पुरातात्विक प्रमाण मिल रहा है, तो टेक्स्ट कहाँ है उस चीज की, हमारे पास है। विधि कहाँ से अच्छी तरह से दिखाई गई है कि क्या विधि होती है अश्वमेध की, वो हमारे टेक्स्ट में दिखाई गई है। इससे भी ये हम जो है ना, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ये, कि ये जो है इंडिया से गए हुए है ना, क्योंकि ये अश्वमेध हमारे वाली प्रक्रिया वहां कर रहे थे, पर वहां पर इन्होंने कोई टेक्सचुअल एविडेंस नहीं छोड़ा। जो भी टेक्सचुअल एविडेंस है हमारे पास है कि उसकी विधि क्या होती है, कैसे करना होता है। ठीक है, वहां पर पुरातात्विक एविडेंस है, क्योंकि ये हमारे यहाँ से जाकर के वहां पर ये काम कर रहे थे। तो घड़ताल साहब कह रहे हैं तो फिर सर ये लोग पारसियों के पूर्वज हो सकते हैं। पारसियों के पूर्वज भाई घड़ताल साहब मुश्किल है, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, पारसियों का डेटा इनसे मैच नहीं हो रहा है इसमें दूध पीने की क्षमता में, ये प्रॉब्लम है। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी समझाने की कोशिश कर रहा था, जब मैं थोड़ा सा इसमें अपने ये बात सामने रख रहा था, तो वो दिक्कत है। पारसियों के पूर्वज इसलिए नहीं हो पा रहे ये, क्योंकि दूध पानी पीने की क्षमता में के डेटा में बहुत जमीन आसमान का फर्क है पारसी और इनके बीच में, ये है बात। पर हाँ, ये जो है ना साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि ये जो आजकल जो यूरोप में रह रहे हैं, उन लोगों के में बहुत ज्यादा यमनाया कंपोनेंट गया हुआ है इनसे, तो ये उनके पूर्वज जरूर है। जैसे खासकर ईस्ट यूरोपियन, रशियन, इस टाइप के लोगों के, उनमें यमनाया का काफी अंश है। मतलब आप ये कहो कि जैसे ये यहाँ से गए, ये पूरा मॉडल मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझाता हूँ। यहाँ से गए ये इंडिया से, ठीक है, हरियाणा एरिया से, फिर इन्होंने क्या किया, जो यहाँ से इंडो यूरोपियन लैंग्वेज लेके गए, वो फिर इन्होंने रशिया में, ईस्ट यूरोप में और यूरोप में जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन्होंने ही फैलाई आगे जाकर। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन कल्चर, वो सब इन्होंने फिर आगे फैला दिया, परंतु स्टार्टिंग यहाँ से है अपनी साइड से। अच्छा, कुछ भाइयों को कुछ ये सवाल था, इनका कालखंड लगभग क्या रहा होगा? कालखंड इनका भाई 3000 ईसा पूर्व के आसपास, 3000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, 3000 बीसी के आसपास है। चलो मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ इस पे। और ये है, मैंने एक और आज ग्राफ ऐड किया हुआ है, इसमें आप देखोगे कि कई मानचित्र हैं, 5 मानचित्र हैं, वो ग्राफ भी मैंने अपने प्रोफाइल में ऐड कर रखा है, तो आप उस ग्राफ पे एक बार ध्यान दें। अच्छा एक मिनट, ये जो है ना एक प्रश्न है यहाँ पर भाइयों, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। सर, यमनाया की जो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन है वो हूबहू आधुनिक रोडों से बहुत ज्यादा मैच होता है, और फिर ये कह रहे हैं कि तो क्या उन्हें रोडों का प्रॉक्सी कहा जा सकता है यमनाया को? और फिर एक और भाई का यहाँ पे है कि थोड़ा फेशियल स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। हाँ, तो इनका फेशियल रिकंस्ट्रक्शन काफी लोगों ने किया है, तो हाँ ये भाइयों, ये प्रश्न मैं 2 ले रहा हूँ कि इनका फेशियल कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन इनका काफी बार किया गया है, अलग अलग विद्वानों ने किया है, तो थोड़ा बहुत आप इसमें जो है ना, अगर चाहें तो जैसे मैं बता रहा हूँ, तो साथ के साथ आप गूगल में भी देख लो कि यमनाया फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। तो 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, उसमें से कुछ तो बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडियन टाइप लगते हैं, बल्कि नॉर्थ इंडियन में मैं कहूंगा ऐसा लगता है कि पूरी गंगा बेल्ट में से कोई भी हो सकता है मतलब पूरे ये यूपी, बिहार, हरियाणा, इस पूरे क्षेत्र से कोई भी हो सकता है। एक तो इस टाइप की फेशियल कंस्ट्रक्शन है। दूसरी थोड़ी सी भिन्न है, एक और जो भाई ने करी है, उसमें थोड़ा सा भरा हुआ सा फेस है, हमारे कंपैरेटिव थोड़ा भरा हुआ सा फेस है, पर ऐसा नहीं है कि वो उस तरह का फेस हमारे में मिलता नहीं है, वो भी हमारे यहाँ पे मिल जाता है। तो ये है इनके फेशियल कंस्ट्रक्शन की बात। बाकी आप इसमें कर लेना आप सर्च भी। यहाँ पे प्रदीप ताया जी कह रहे हैं वैलिको की लड़ाई पर प्रकाश डालो भाई जी। तो फिर ये प्रदीप ताया भाई का भी थोड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं कि वैलिको की लड़ाई, ये देखो भाई प्रदीप ताया जी, ये यमनाया वाले मैटर से तो मैचिंग बात नहीं है। वैलिक की लड़ाई ये बहुत बाद के, मतलब कालखंड मैच नहीं होता। यमनाया है 3000 ईसा पूर्व, और जो वैलिको की लड़ाई की हम बात कर रहे हैं जिसकी इंस्क्रिप्शन है दिल्ली में, वो है लगभग 2700 वर्ष आज से पहले। तो बहुत फर्क है, मतलब यमनाया उस वैलिको की लड़ाई से 2300 वर्ष पुराने हैं। तो वैलिको की लड़ाई का डायरेक्ट वो तो नहीं है, पर हाँ ठीक है, वैलिको की लड़ाई जो है वो हुई थी दिल्ली वाली इंस्क्रिप्शन के अनुसार, और उसमें हम लोगों ने विजय प्राप्त की थी। तो ये था उसके बारे में। तो भाई, और गढ़तान साहब, सर यूरोप में यमनायों की आज के टाइम में कौन कौन सी जातियां पाई गई? तो भाई यमनाया की देखो कोई डायरेक्ट जाति नहीं पाई गई है, परंतु उनकी मैचिंग है। जैसे उनकी एंसेस्ट्री जो है ना यूरोप में, जो पूरा ये जो एक तरह से मतलब ईस्ट यूरोप प्लस जो है ना थोड़ा सा और ज्यादा जर्मनी में भी और रशिया में भी उनकी काफी मैचिंग है। तो इसमें जो है ना, अगर आप चाहो तो आप मेरा वो वाला ग्राफ एक बार आप देख सकते हो जो मैंने अपने प्रोफाइल में आज ऐड किया हुआ है। उसके अंदर आप देखोगे कि ये कई प्रकार की एंसेस्ट्री जो है ना वहां पे दिखा रखी है। वो 4-5 मानचित्र हैं। उन 5 मानचित्रों में एक जो है ना वो यमनाया वाला है। उसमें आप चेक कर सकते हो कि यमनाया की एंसेस्ट्री, वो जो ज्यादा डार्क ब्लू टाइप है ना, वो उससे पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे बहुत ज्यादा मैचिंग है यमनाया की उस ग्राफ के अंदर। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो।
तो भारत में अगर आप इन मानचित्रों को देख रहे हो जो मैंने यहाँ ऐड करके है, बहुत ज्यादा वो जो सबसे 5वें नंबर पे है ना, वो बहुत ज्यादा है, यानी सीएचजी। सीएचजी क्या है? कॉकसस हंटर गैदरर। ये कौन है सीएचजी? ये जो है ना ईएचजी का भी पूर्वज है। ईएचजी कौन? ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर। वो कौन है? वो यमनाया का पूर्वज है। तो ये देखो हमारे अंदर जो है ना यमनाया के डबल पूर्वज, मतलब जैसे आप ये समझो कि यमनाया के दादा जो है वो कॉकसस हंटर या ये ईएचजी ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर, और ईस्ट यूरोपियन हंटर गैदरर के जो दादा वो सीएचजी कॉकसस हंटर गैदरर। हमारे अंदर बहुत ज्यादा सीएचजी का अंश है, बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि हमारा और उनका कनेक्शन क्या है, मतलब हम उनके 2 स्टेप ऊपर के पूर्वज टाइप में लगभग, ये लगा लो। मतलब चलो आज की डेट में और उस समय के टाइम में फर्क है, वो 5000 वर्ष पहले हो चुके हैं, लेकिन उस समय भी हमारी एंसेस्ट्री भी मौजूद थी। तो उससे आप फिर उस हिसाब से आप इसका मैचिंग करो।